नमस्ते। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, दिल्ली के एक मेरे हिंदी पत्रकार मित्र है, उन्होंने एक कहानी सुनाई। बहुत साल पहले पुराने एक नेता है जो उस जमाने में चरण सिंह के साथ रहे। यानी जनता पार्टी, जनता दल वगैरह जो कुछ लोक दल वगैरह बना, उससे भी पहले कांग्रेस से हटकर जब चरण सिंह ने अपनी भारतीय क्रांति दल नाम की पार्टी बनाई थी, उस जमाने से चरण सिंह के साथ रहे। ऐसे ही ये नेता है, आजकल बीजेपी में है। तो हमारे इस हिंदी पत्रकार दोस्त ने उनको पूछा था कि आपका पुराना अनुभव और आज बीजेपी का अनुभव, उसमें अंतर क्या है, फर्क क्या है। तो उन्होंने एक बढ़िया बात बोली थी। वो बात ये थी कि पुराने जमाने में ठीक था, हम पार्टी में काम करते थे तो काम जो यही होता था कि नेता को खुश रखो, और नेता खुश हो जाता है तो कोई ना कोई अधिकार पद तो दे देता है, एमएलए बनाता है, एमपी बनाता है, या पार्टी में कोई सेक्रेटरी वगैरह बन जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं। बस एक बड़ा अधिकार पद मिले तो उसके बाद ऐसे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। आपकी सेवा में बहुत सारे लोग होते हैं, आप ऐश करो, दो चार भाषण दे दो, कई सेमिनार में जाओ, घर घर घूमने की दौड़ने की जरूरत नहीं होती। लेकिन बीजेपी के आने के बाद पद तो मिला, पद तो मिला, लेकिन आराम चला गया। ये बीजेपी वाले बहुत बहुत मेहनत कर लेते हैं। मेहनत करनी पड़ती है बीजेपी में, जो बाकी किसी पार्टी में थे वहां मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। ये फर्क उस पुराने नेता ने हमारे दोस्त को समझाया, और ये बात हम भूल जाते हैं। बीजेपी पार्टियां तोड़ती है, उधर की एमएलए उठा कर लाती है, एमपी उठा कर लाती है, इस पर चर्चा बहुत होती। लेकिन जिनको लाया, उनकी जो उपयुक्तता होती है, क्या बीजेपी उसका पूरा का पूरा इस्तेमाल करती है, और उसका बीजेपी के पॉलिटिक्स में, पार्टी की राजनीति में क्या उसका फायदा मिलता है, क्या फायदा उठाया जाता है, ये भी समझना जरूरी है। आजकल ये चर्चा बहुत चलती है। हाँ, उधर से क्या है, बिहार का पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बना सम्राट चौधरी, लेकिन वो तो जनता दल यूनाइटेड से आया हुआ है, ओरिजिनल बीजेपी का कहाँ है। आसाम का मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा दूसरी बार मुख्यमंत्री बना है, लेकिन ओरिजिनली तो कांग्रेस का है, बीजेपी का तो है ही नहीं। फिर शुवेंदु अधिकारी बंगाल के नए मुख्यमंत्री, वो भी कहा ओरिजिनल बीजेपी के है, ना संघ के है। ममता दीदी के तृणमूल कांग्रेस से उठाया हुआ नेता है। लेकिन एक बात देखनी पड़ती है कि आज की तारीख में बीजेपी के देश में कुछ 15-18 मुख्यमंत्री है, उनमें जिन पर चर्चा ज्यादा होती है, हिंदुत्व के नाम पर भी जिसकी ज्यादा चर्चा होती है, उसमें हेमंत बिश्व शर्मा असम के और बंगाल के शुवेंदु अधिकारी, इनकी चर्चा ज्यादा होती है। मतलब साफ है, इनकी आक्रामकता जो थी, उसका फायदा बीजेपी अपनी रणनीति में, राजनीति में भली भांति उठा रही है। और ये समझना जरूरी है कि आपने चीज कहां से लाई उसका इंपॉर्टेंस नहीं है। आपने फर्स्ट हैंड पर लाई है, सेकंड हैंड चीज लाई है, उससे मतलब नहीं। उससे आप क्या काम निकलवाते हो। एक पुरानी कार आप लेते हो, बस लेते हो, अगर उससे आपका फायदा हो रहा है तो चीज कहां से लाई या फर्स्ट हैंड सेकंड हैंड है, उसका कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन जब बहस होती है, चर्चा होती है, विश्लेषण होता है, तब इन चीजों को बिल्कुल भूला जाता है। वैसे तो शंकर सिंह वाघेला भी बीजेपी के थे, संघ के थे। कांग्रेस ने उनको अपने साथ ले लिया। कांग्रेस शंकर सिंह वाघेला को अपने साथ लेकर गुजरात में अपनी पार्टी के पैर जमा पाई थी। शंकर सिंह वाघेला
जवानी से लेकर सत्ता के उच्च स्तर पर पहुंचे, तब तक वो बीजेपी के साथ थे, संघ के कार्यकर्ता थे, स्वयंसेवक थे। कांग्रेस में जाने के बाद उन्होंने कांग्रेस के लिए बहुत काम किया, लेकिन क्या उनका उतना उपयोग जितना आज हेमंत विश्व शर्मा या शुभेंदु का उपयोग बीजेपी कर रही है, क्या शंकर सिंह वाघेला का उतना उपयोग कांग्रेस गुजरात में कर पाई थी? तुलना करनी है तो वैसी करनी चाहिए। दूसरी बात है, शत्रुघ्न सिन्हा हो, कीर्ति आजाद हो, यशवंत सिन्हा हो, ऐसे लोग तृणमूल कांग्रेस हो या कांग्रेस ने बीजेपी से उठाए थे, क्या उनका उपयोग बंगाल में, बिहार में या पार्टी की राजनीति में कांग्रेस या तृणमूल कर पाई थी? अगर नहीं है तो कचरा उठाने से क्या मतलब है? बहुत सारे लोग भंगार सामान कबाड़ उठा देते, कभी काम आएगा इसलिए उठाकर अपने कबाड़ खाने में रख देते। तो बहुत सारे लोग अगर एक पार्टी से उठाकर दूसरे पार्टी में लिए जाते हैं, लाए जाते हैं, तो एक तरीके का भंगार ही होता है। उसका इस्तेमाल कहाँ और कैसे करे, ये रणनीति तय करती है, आपका कौशल तय करता है। और बीजेपी में ये कौशल पूरा का पूरा भरा हुआ है, और इसलिए दूसरी पार्टियों से जो लोग लाए वो बीजेपी की अपनी जो पॉलिसी है, हिंदुत्व की पॉलिसी हो, संघ की पॉलिसी हो, इसमें कितने अच्छी तरीके से इस्तेमाल हुए ये भी देखना जरूरी होता है। कुछ लोग नहीं हुए, जगदीप धनखड़ हो गए, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो अलग पार्टियों से बीजेपी में आए और बाद में बीजेपी के लिए सरदर्द बन गए। तो समझने की बात दोस्तों ये है कि दूसरी पार्टियों से लाए हुए लोग जो होते हैं, क्या आपने अपनी पार्टी की ताकत बढ़ाने के लिए, शक्ति बढ़ाने के लिए, अपना एजेंडा आगे लेकर जाने के लिए उसका पूरेपूर अच्छा इस्तेमाल किया है? ये देखना जरूरी होता है। और इसलिए आज मैं ये पूरा प्रवचन आपको दे रहा हूं, इसका कारण पंजाब का आने वाला विधानसभा चुनाव है। ऐसा माना जाता है कि जैसे बंगाल में बीजेपी की कोई ताकत नहीं थी, ये 6-7 महीने तक बोला जा रहा था। 8 महीने पहले, 1 साल पहले बंगाल तो बीजेपी के लिए इम्पॉसिबल है ये बोला जाता था। आज भी पंजाब बीजेपी के लिए इम्पॉसिबल है बोला जाता है। तो इसीलिए कहीं कहीं से लोग नेता उठाकर बीजेपी पंजाब में अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रही है, अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और बैकग्राउंड क्या है? आपको याद होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ताकत पंजाब में सिर्फ 4% वोट थी, जो लोकसभा में बढ़कर 18% हो गई। अब बीजेपी प्रयास ये कर रही है कि अगर पंजाब में हमको अच्छी तरीके से चुनाव लड़ना है, जीतना दूर की बात है, अच्छी तरीके से पंजाब में चुनाव लड़ना है, तो कम से कम 22, 25, 30% तक जाना है। और वो जाने के लिए जो जो चीजें भंगार से हो या ओपन मार्केट से हो मिलती है, वो बीजेपी उठाते गई है। और इसी शॉपिंग में आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा एमपी बीजेपी के साथ आ गए, जिसका नेतृत्व केजरीवाल के बिल्कुल नजदीकी माने जाने वाले राघव चड्ढा और संदीप पाठक, इन दोनों ने किया था। और ये दोनों है तो दिल्ली के या दिल्ली की राजनीति वाले, लेकिन उन्होंने 5 साल पहले, 6 साल पहले पंजाब में जो बिसात बिठाई थी, उसके आधार पर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन पाई, ये भूलना नहीं चाहिए। दोनों अच्छे पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी है, और पर्दे के पीछे बैठकर किसी भी रणनीति पर अच्छी तरीके से अमल करने में या वो रणनीति के आधार पर पूरी की पूरी फौज खड़ी करने वाले ऐसे ही दो नेता है। एक का नाम है राघव चड्ढा और दूसरा का नाम है संदीप पाठक। ऐसा भी बोला जाता है कि पंजाब में
5 साल पहले जो चुनाव हुए थे, इसके लिए पूरा का पूरा जो प्लान था वो संदीप पाठक ने बनाया था और राघव चड्ढा उसका चेहरा बने थे, और दोनों ने मिलकर जो किया था, बस वही चीज आज बीजेपी के लिए जरूरी है। बीजेपी के पास फौज है, आरएसएस के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता, उनकी बड़ी फौज बीजेपी के पास है। गांव गांव जाकर देश के कोने कोने से आरएसएस के स्वयंसेवक जहां चुनाव होता है वहां बीजेपी का काम करने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन उनकी लीडरशिप कौन करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो लीडरशिप करने वाला लोकल होगा, उसको लोकल मानसिकता, वहां की संस्कृति, कल्चर समझता है, तो उसी फौज को वो अच्छी तरीके से लड़ाई में उतार सकता है। और ये काम राघव चड्ढा और संदीप पाठक कर सकते हैं, जिन्होंने दिल्ली से होकर, वैसे तो मेरा ख्याल है जो संदीप पाठक है वो छत्तीसगढ़ का है और राघव चड्ढा हरियाणा वगैरह दिल्ली का है, लेकिन दोनों ने पंजाब में पिछले चुनाव में जिस ढंग से एक संगठन खड़ा किया था चुनाव जीतने के लिए, तो जिस पत्थर को सिंदूर लगाया वो चुनकर आया था। लेकिन जो तैयारियां करनी पड़ती है, ये तैयारियां करने में वो दोनों माहिर है। तो आज बीजेपी के लिए पंजाब असंभव नहीं है। लोग थक चुके अकाली दल से, कांग्रेस से और अभी आम आदमी पार्टी से भी। तो उसका इस्तेमाल कैसे करना, ये ढंग से राघव चड्ढा और संदीप पाठक समझते हैं। और उनके साथ अगर अमित शाह जैसा चाणक्य हाथ मिलाकर खड़ा हो जाता है तो माहौल एकदम बदल जाता है। लेकिन आपको अमित शाह की स्टाइल मालूम है, अमित शाह इतने आसानी से अपनी रणनीति किसी को बताते नहीं, और प्रेस को तो बिल्कुल बताने नहीं, मीडिया को। अगर राघव चड्ढा और संदीप पाठक जैसे कोर कमांडर, लोकल कमांडर अमित शाह की फौज में दाखिल हो जाते हैं तो पंजाब में चमत्कार होना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हाँ अभी से मान लो कि पंजाब बीजेपी ने जीत लिया, बिल्कुल नहीं। लेकिन पंजाब के बारे में जितनी चर्चा मैं सुन रहा हूं उसमें कहीं भी राघव चड्ढा और संदीप पाठक इनका जिक्र तक नहीं होता, और ये मुझे अजीब लगता है, ये मुझे अजीब लगता है। और देखिए, हमने देखा था नवीन नितिन जो बीजेपी के नए नए अध्यक्ष बने थे, उसके बाद राघव चड्ढा और साथ संदीप पाठक वगैरह 7 राज्यसभा एमपी आम आदमी पार्टी के बीजेपी में शामिल हुए, तो उनको पेड़ा खिलाने वाले नवीन नितिन थे। लेकिन वो 2-4 दिन कुछ हो गया, कुछ प्रेस में इंटरव्यू हो गया, उसके बाद राघव चड्ढा और संदीप पाठक मानो गायब है। ये क्या कर रहे हैं? किसी ने कभी ये खबर निकालने की कोशिश की कि ये 7 लोग बीजेपी ने राज्यसभा में अपने साथ ले लिए, तो वो 2/3 बहुमत का आंकड़ा बनाने के लिए लिए? नहीं दोस्तों, बीजेपी की रणनीति मल्टी प्रॉन्ग होती है, मल्टीपर्पज होती है। राज्यसभा में तो ये संख्या चाहिए, लेकिन उनका कार्यकाल तो बहुत कम बचा है, बहुत कम बचा है उनका कार्यकाल। लेकिन उससे भी बड़ी जरूरत जो है, उसमें से ये 2 मोहरे संदीप पाठक और राघव चड्ढा, ये 8 महीने बाद, 6 महीने बाद जो पंजाब का विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसमें बीजेपी के लिए बड़े कीमती मोहरे साबित हो सकते हैं। जो रणनीति अमित शाह के दिमाग में चल रही है उसको जमीन पर उतारने के लिए जमीनी पहचान वाले लड़ाके जरूरी होते, रणनीतिकार जरूरी होते, कोर कमांडर जरूरी होते। राघव चड्ढा और संदीप पाठक में वो क्षमता है जिसका परिचय उन्होंने 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में दिया था।
देखते देखते 2/3 मेजोरिटी से बड़ी मेजोरिटी आम आदमी पार्टी को मिल गई। आज केजरीवाल उस पर ऐश कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल इतने नासमझ है कि अपने कीमती मोहरे अपने साथ रखने के लिए उनकी इज्जत भी करनी पड़ती है, ये केजरीवाल भूल गए। और इसलिए उन्होंने राघव चड्ढा को या पाठक को संभाल के नहीं रखा, और वो दोनों मोहरे बीजेपी के साथ आ गए। और बीजेपी जब किसी को साथ लेती है तो मैंने शुरू में कहा, उसका दूर तक इस्तेमाल करने का दिमाग बीजेपी के पास है, जिसको लोग अमित शाह इस नाम से पहचानते हैं। तो सिर्फ 2/3 मत राज्यसभा में चाहिए, इसलिए बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के 10 एमपी तोड़े, ये बोलना गलत बात है। सिर्फ एक वोटिंग के लिए ऐसे तोड़ा मोड़ा नहीं जाता, और बीजेपी ने तो बिल्कुल नहीं। बीजेपी बहुत दूर की सोचकर राजनीति करती है, चाल करती है, खेल करती है। तो ध्यान रखना है। तो संदीप पाठक और राघव चड्ढा क्या कर रहे हैं, इस पर पत्रकारों को, खबर खबर निकालने वाले जो पत्र होते हैं, वार्ताहर, उनको ध्यान रखना पड़ेगा। आज की तारीख में राघव चड्ढा और संदीप पाठक, इनकी कोई खबर क्यों नहीं आ रही है, यही बात समझना जरूरी है। दोस्तों, मैं रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।